गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू जो चैप्टर है हमारा, वो है मानव में उत्सर्जन, है ना। कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और उनको निकालने के लिए कौन सा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19। मानव के अंदर उत्सर्जी पदार्थ और उनका उत्सर्जन। राइट, देखिए दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन से बने हुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, क्या दोस्तों, नाइट्रोजन से बने अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जो पदार्थ है ना, तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है। और उस तंत्र को, है ना, उस तंत्र को अपने कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र। यानी कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन अगर इंक्लूड है, तो नाइट्रोजन को दोस्तों जब डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है, तो उससे एक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, कारण कि वो एक विष होते हैं, जहर होते हैं, पॉइजन होते हैं। अगर ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रह जाए तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो कॉजेज हैं वो हो जाते हैं। तो उनको समय समय पर शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। मुख्य रूप से जो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ, उसमें दोस्तों होते हैं तीन। एक होता है आपके अमोनिया, एक होता है आपके यूरिया, और एक होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक अम्ल। ये जो तीनों जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये बनते हैं नाइट्रोजन के डाइजेशन से। जब हमारे पाचन तंत्र से इनको गुजारा जाता है तो ये जो पदार्थ है वो बनते हैं। ठीक है, इनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। कारण क्या है कि ये होते क्या है दोस्तों, ये होते हैं आपके विष, विष कह सकते हो या पॉइजन कह दीजिए, उसका कार्य करते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर रिलीज करना पड़ता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, कौन वो विशेष अंग है जो इसके लिए उत्तरदायी है। अगर इनको इनका जो सिस्टम है, यानी कि जो तंत्र है, अगर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ना कोई विकृतियां हो जाए, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है ना। तो उन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अपशिष्ट जो पदार्थ है ये कौन कौन से प्राणी निकालते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऐसे प्राणी, दोस्तों गौर से सुनना, ऐसे प्राणी जो अमोनिया को नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना। तो उनको कहते हैं अमोनोटैलिक। क्या कहा जाता है दोस्तों, अमोनोटैलिक, यानी कि ऐसे प्राणी जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करें ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर
अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में निकालते हो या उत्सर्जन करते हो, है ना, निकालते हो या उत्सर्जन करते हो, या उत्सर्जन करते हो, तो ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर अमोनिया के रूप में, गौर से सुनना दोस्तों, अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। यानी कि शॉर्ट में बात करें, वो प्राणी जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को बाहर निकाले, उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में ध्यान रखना दोस्तों, जो जलीय जीव है ना, जल के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, तो जलीय जो जीव है वो अमूमन जो है अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों कि जो अस्थिल मछलियां हैं, है ना, अस्थिल मछलियां ये भी क्या करती है? अमोनिया का उत्सर्जन करती है। अब क्या कारण है कि ये लोग अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं? तो दोस्तों गौर से सुनना, अमोनिया जो है बहुत विषैला पदार्थ होता है और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए जल की अत्यधिक मात्रा की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वह सभी प्राणी, देखिए दोस्तों, अपने को रटना नहीं है, एकदम सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि वह सभी प्राणी तो जल के संपर्क में ज्यादा रहे या यूं को जल में रहे, तो वो जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। और उन सभी प्राणियों के ग्रुप को अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। क्लियर? तो यहां मैं बता देता हूं अलग से कि भाई अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए क्या चाहिए? जल का माध्यम चाहिए ना। तो अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये आपको एक अलग से बता दिया है कि भाई अमोनिया जो है वो प्राणी निकालेंगे जो जल के संपर्क में रहते हैं। कारण क्या है कि इसको निकालने के लिए जल की मात्रा या जल का माध्यम चाहिए। क्लियर? चलो आगे बात करें। सेकंड नंबर बात करें दोस्तों, तो सेकंड नंबर पर है आपके यूरियोटेलिक प्राणी। अब देखिए, परिभाषा सिंपल है। ऐसे प्राणी जो यूरिया के रूप में, है ना, यूरिया के रूप में वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाले, है ना। तो देखिए, ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, है ना। और या ब्रैकेट में लिखना चाहो तो त्यागते हैं उन्हें यूरियोटेलिक, उन्हें क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। और आप सबको पता है कि वह सभी प्राणी जो स्थल पर रहते हैं ना, स्तनधारी मुख्य रूप से बात करें तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, तो इसमें आप स्तनधारी, और मुख्य रूप से अगर बात करें तो आपके मनुष्य जो हमारे सिलेबस में है कि मनुष्य किस प्रकार से यूरिया का उत्सर्जन करता है।
क्लियर? चलो थर्ड नंबर पर बात करें दोस्तों, तो वो है आपके यूरिकोटैलिक प्राणी या एनिमल। तो परिभाषा फिर से वही है, थोड़ा सा चेंज करना है। जहां यूरिया लिखा है वहां यूरिक अम्ल लिखना है, तो आपको आराम से तीनों की तीनों परिभाषाएं याद हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, बात करें कि ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हूं उन्हें यूरिकोटैलिक प्राणी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, देखिए एक तो है यूरियोटैलिक और एक है यूरिकोटैलिक, है ना। तो आप उसको टिक के हिसाब से अच्छे से याद कर सकते हैं कि देखिए यूरिक में क आ रहा है ना, यूरिक, तो यूरिकोटैलिक प्राणी। यूरिया का उत्सर्जन करे तो यूरियोटैलिक प्राणी, और जो अमोनिया का उत्सर्जन करे अमोनोटैलिक प्राणी। बहुत सिंपल है। अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, यूरियोटैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, और यूरिकोटैलिक जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इसमें उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में होता है दोस्तों आपके जो भी पक्षी वर्ग है ना, पक्षी वर्ग, तो ये क्या करता है कि आपके यूरिक जो एसिड है, यूरिक अम्ल है के रूप में अमोनिया को चेंज करके, है ना, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को चेंज करके यूरिक अम्ल के रूप में उसका उत्सर्जन करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारे शरीर में जो भी नाइट्रोजन है ना, उसको पचा करके उसका जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि पॉइजन जो जहर बनता है, उसको अलग अलग रूपों में अलग अलग जो प्राणी है उसका उत्सर्जन करते हैं। तो हमारे सिलेबस में है वो है मनुष्य का, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र है उसके ऊपर में। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला जो पॉइंट है, जो हेडिंग है, वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या है दोस्तों? मानव उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों मनुष्य जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है, और यूरिया को हम मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना। और चूंकि मूत्र में मुख्य जो घटक है वो यूरिया होता है, तो उसको अपने मूत्र को यूरिन भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो यूरिन का मीन्स ये है कि जो वेस्ट है उस वेस्ट के रूप में हम यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है, और उस तंत्र को कहते हैं आपके उत्सर्जन तंत्र। क्लियर? तो उत्सर्जन तंत्र के ऊपर आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक सबसे सामान्य और सिंपल जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो ये होता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो केवल और केवल आपको चित्र बनाना होता है, केवल और केवल आपको चित्र बनाना होता है। या एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसमें अपने को चित्र बनाते हुए और उसके जो विभिन्न भाग हैं उन विभिन्न भागों को समझाना होता है। क्लियर? या फिर क्वेश्चन ये आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाते हुए केवल और केवल जो किडनी है ना, वक्रक है, इसको हम सिंपल भाषा में गुर्दे कहते हैं, है ना, का वर्णन कीजिए। तो ऐसे इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं
कि उत्सर्जन जो तंत्र है वो उनमें कौन कौन से अंग आते हैं और हर एक अंग का क्या क्या कार्य है। चलो तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र में दोस्तों ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो ऑर्गन होते हैं वो एक तो होते हैं 1 डिग्री यानी कि मुख्य अंग, मुख्य अंग, और एक होते हैं आपके सहायक अंग। तो देखिए, मुख्य अंग के रूप में दोस्तों, मुख्य अंग के रूप में आपके एक ही होता है इसमें, और वो होता है दोस्तों वक्रक। क्या होता है? वक्रक, जिसको अपन किडनी कहते हैं, राइट। इसमें एक ही ऑर्गन आता है जिसको अपन किडनी या वक्रक कहते हैं। और सहायक अंगों के रूप में, सहायक अंगों के रूप में अगर बात करें दोस्तों, तो आपके आता है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। सेकंड नंबर पर आता है मूत्राशय, मूत्राशय। थर्ड नंबर पर आता है आपके मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। और फोर्थ नंबर पर आप इसमें ऐड कर सकते हो ग्रंथि, तो कि आप इसमें पढ़ लोगे किडनी के ऊपर, है ना, किडनी के ऊपर इसको अपन इंक्लूड करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र दोस्तों हम इन पॉइंट्स के रूप में स्टडी करेंगे, जिसमें एक होगा आपके मुख्य अंग। तो मुख्य अंग के रूप में हम बात करते हैं आपके किडनी यानी कि वक्र की, और एक होते हैं इसमें सहायक अंग, और सहायक अंगों के रूप में हम बात करते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को अच्छे से चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक उत्सर्जन तंत्र जो है ना, उसका जो मेन जो ऑर्गन है जिसका अभी हमने बात की थी, वो होता है आपके वक्रक यानी कि किडनी। तो हमारे शरीर में जो लास्ट जो कॉलम है, कशेरुक है ना, उसके दोनों ओर, दोनों साइड में, बैक साइड में एक एक सेम के बीज के आकार की, है ना, जो किडनी है वो पाई जाती है। यानी कि एक जोड़ी किडनी हमारे बॉडी में पाई जाती है। इसमें से एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट साइड में। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो किडनी है ना, तो उसमें जो राइट है जो थोड़ी सी नीचे, और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर पाई जाती है, स्लाइटली, एकदम से। और जो राइट वाली है वो थोड़ी सी फ्रंट में भी होती है। मान लीजिए ये हमारी बॉडी के एब्डोमेन कैविटी है, तो कैविटी के ऊपर मतलब सरफेस पर जो किडनी है वो पाई जाती है। अगर आपने मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा कि भाई एक काफी एक इलीगल बिजनेस चलता है, धंधा चलता है किडनी निकालने का, है ना, तो अमूमन जो कट है वो यहां लगाया जाता है किडनी को निकालने के लिए। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि जो किडनी है वो, ये जो राइट वाली है वो थोड़ी सी ऊपर सरफेस की तरफ होती है, और जो लेफ्ट है वो थोड़ी सी नीचे अंदर डीपली प्रोजेक्ट होती है, तो उसको निकालना थोड़ा इजी रहता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मुख्य जो ऑर्गन है वो होता है हमारा किडनी यानी कि वक्रक। देन हम बात करेंगे मूत्रवाहिनी, थर्ड नंबर होता है मूत्राशय, और फोर्थ नंबर हम चर्चा करेंगे मूत्र मार्ग की। तो आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो चित्र बना करके और इन्हीं चारों पॉइंटों को अपने को एक्सप्लेन करना होता है। चलो अब हम बात करते हैं ये उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से पार्ट कहां कहां स्टेबल होते हैं और हर एक भाग का क्या कार्य होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा के अंदर जो किडनी है वो फिक्स होती है, अटैच होती है, जिसमें दो जो पाइप है बड़े वो किडनी में एंटर करती है। एक जो पाइप है यानी कि रक्त की नलिका है उसको बोलते हैं पश्चिम महाशिरा, और एक होती है आपकी धमनी। ये क्या होती है? ये होती है आपकी महाधमनी। क्लियर? तो दोस्तों महाशिरा आपने
हृदय वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि शिराओं का क्या कार्य है। शिराओं का कार्य है अपशिष्ट जो खून है ना, जो अशुद्ध जो खून है उसको ऑर्गन से निकाल करके हृदय में डालना, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो शिरा है, शिरा में ब्लड का जो फ्लो है किडनी से बाहर की ओर, यानी कि इस तरीके से होता है कि किडनी से खून को निकाल करके बाहर लेके जाती है। और एक जो पाइप है जो रक्त को, है ना, ऑक्सीजन जो रक्त है उसको लेकर के किडनी में अंदर एंटर करवाती है। यानी कि जो शुद्ध रक्त है दोस्तों वो महाधमनी के द्वारा किडनी में एंटर करवाया जाता है। क्लियर? तो ये तो मेन पाइप है, ध्यान रखना, महाशिरा और महाधमनी। जैसे ही ये किडनी के अंदर एंटर होती है अब इनका नाम बदल जाता है। अब इनको कहते हैं दोस्तों ये वक्रक धमनी और वक्रक शिरा। यानी कि जो ट्यूब किडनी में एंटर हो रही है, वक्र में जा रही है ना, अब पर्टिकुलर उसका नाम किडनी के अकॉर्डिंग हो गया, इसको बोलते हैं वक्रक धमनी और एक को बोलते हैं वक्रक शिरा। इंग्लिश में कहते हैं रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। क्लियर? यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, किडनी का वह भाग जो अटैच होता है किससे? धमनी से। उस भाग को कहते हैं दोस्तों हाइलम। क्या कहा जाता है? उस भाग को कहा जाता है हाइलम। क्लियर? तो हाइलम वो पार्ट हो गया जहां से धमनी जो है वो किडनी में एंटर कर रही है। किडनी की जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम नेक्स्ट थोड़ा और आगे बात करेंगे, किडनी का मुख्य कार्य है आपके यूरिन का निर्माण करना, यानी कि मूत्र का निर्माण करना। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स है उसका नाम है अधिवक्र ग्रंथि, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। वो एक इसके ऊपर पाई जाती है। यानी कि दोनों किडनी के ऊपर कैपनुमा जो स्ट्रक्चर है, इस कैपनुमा स्ट्रक्चर को अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य किडनी के कार्य को कंट्रोल करना, उसको देखना कि यहां प्रॉपर मैकेनिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करने का काम अधिवक्र ग्रंथि का होता है। उसके अलावा इस ग्रंथि का और भी कई काम है, जैसे हमारे प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है, तनाव की जो स्थिति होती है, उसको मेंटेन कर उसको रिलैक्स की ओर लेके जाना। यानी कि तनाव की अवस्था और वापस जो नॉर्मल अवस्था है, तो वो जो मेंटेन करने का काम है दोस्तों वो होता है एड्रिनल ग्रंथि का होता है। क्लियर? चलो, तो किडनी या वक्र में आप इतना ही समझे एक बार कि इसके द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। जो कि करता कौन है? यहां एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और उसको कहते हैं आपकी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन या वक्राणु कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? वक्राणु कहते हैं। इस नेफ्रॉन या वक्राणु के द्वारा दोस्तों आपके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। राइट? तो बात करें कि जो किडनी है, किडनी एक सेम के बीच के आकृति की एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके जो स्ट्रक्चर है सेम के बीच के अकॉर्डिंग होती है। इसका अंदर का जो भाग है वो कहलाता है आपके मध्यांश, और आउटर जो सरफेस है ये इस भाग को कहते हैं वल्कुट। इन्हीं वल्कुट और मध्यांश में विशेष प्रकार की नलियां पाई जाती है, ट्यूब्स पाई जाती है ना। लगभग एक किडनी में 10 लाख, है ना, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि दोनों मिलाकर के लगभग 20 लाख जो नेफ्रॉन्स हैं उनका जो काम है वो काम क्या है दोस्तों? मूत्र बनाना, मूत्र का निर्माण करना। राइट? और वो जो मूत्र बन जाता है उस मूत्र को ध्यान रखना दोस्तों, पेल्विस जो भाग है ना, यहां एक कीपनुमा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कीपनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके पेल्विस। उस पेल्विस के द्वारा मूत्र को दोनों ओर की जो मूत्र वाहिनियां हैं उसमें छोड़ दिया जाता है।
यहां से जो मूत्र है वो जाता है मूत्र वाहिनियों में, और मूत्र वाहिनियों से जाने के बाद में थैलेनुमा संरचना है, और उस संरचना को कहते हैं दोस्तों आपके मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो आगे मूत्र मार्ग में पहुंचा दिया जाता है, और मूत्र मार्ग से शरीर के द्वारा उसको त्याग दिया जाता है। क्लियर? अब दोस्तों हम बात करते हैं डिटेल से अपनी किडनी के बारे में। किडनी में ऐसा क्या क्या होता है जिसकी वजह से मूत्र का निर्माण किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इसको भी एक अलग क्वेश्चंस के रूप में देख सकते हो कि वक्र का जो आंतरिक संरचना है उसको चित्र के द्वारा समझाइए। क्लियर? तो हम इसके हर एक जो पोर्शन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, किडनी जो है सेम के आकृति की एक संरचना है, इसके चारों ओर एक कवर होता है, उस कवर को कहते हैं वक्रक आवरण, या इसको रिनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिनल कैप्सूल कहते हैं। इस रिनल कैप्सूल के ऊपर का ये जो भाग है ना, इस भाग को कहा जाता है दोस्तों आपके वल्कुट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये जो भाग है इस भाग को कहते हैं वल्कुट, और इंग्लिश में कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहा जाता है। दोस्तों वल्कुट या जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर का मध्य का जो भाग है ना, इसको कहते हैं मध्यांश। इस वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? इस वाले भाग को कहते हैं, मिड वाले पार्ट को, इसको कहा जाता है आपके मध्यांश। मध्यांश यानी कि मेडुला। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कि जो मध्यांश है, देखिए ये जो मध्यांश है और ये वल्कुट है आपस में धसे रहते हैं। देखिएगा कि जो वल्कुट का जो भाग है वो अंदर तक चला जाता है, यहां इस साइड में, इसी तरीके से इस साइड में चला गया, यहां पर आ गया, यहां पर है ना। तो वल्कुट और मध्यांश ऐसे धस जाते हैं। समझ रहे हो बात को? कि मध्यांश जो है, मध्यांश के अंदर जो वल्कुट भाग है वो ऐसे एंटर कर जाता है, जिससे विशेष प्रकार के स्तंभ बनते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्तंभ को बर्तनी के स्तंभ कहते हैं, है ना, कॉलम ऑफ बर्टनी, है ना, बर्तनी के स्तंभ कहते हैं। क्लियर? तो जब ये स्ट्रक्चर बन जाती है तो एक अंदर एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनती है, और उस पिरामिड स्ट्रक्चर को आपके मध्यांश पिरामिड या वक्रक पिरामिड भी कहते हैं। और इस वक्रक पिरामिड में दोस्तों ध्यान रखना, कई जो असंख्य कह सकते हो, कई सारी जो नलिका का संरचना होती है उसको कहते हैं आपकी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। और इन्हीं नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। राइट? तो देखिए दोस्तों, यहां मैं एक नेफ्रॉन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप और अच्छे से समझिएगा कि जैसे ये अपनी किडनी होती है, ये किडनी, राइट? किडनी का ये जो भाग है ये कहलाता है आपके दोस्तों कॉर्टेक्स। ठीक है? कॉर्टेक्स जो है ये आपके मिड में किस में एंटर कर जाता है? ये आपके एंटर कर जाता है दोस्तों विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स के रूप में, और ये विशेष प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स है, और वो स्ट्रक्चर्स आपकी कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? वक्रक पिरामिड। क्या कहलाती है? वक्रक पिरामिड। इसको क्या कहते हैं? आपके पिरामिड। राइट? इस वक्रक पिरामिड में दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां पर कई सारी नलियां होती है, जो आप यहां जो डायग्राम में दिख रहे हैं, कई सारी नलियां होती है, और इन नलिकाओं को कहते हैं दोस्तों नेफ्रॉन। क्लियर? अब मैं इस नेफ्रॉन को ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, ताकि आपको एग्जैक्ट इसकी जो पोजीशन है वो समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, नेफ्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, इसको हम डिटेल से दोबारा देखेंगे। ऐसे ये स्ट्रक्चर्स होती है
नेफ्रॉन्स की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो लगभग 10 लाख के आसपास एक किडनी में पाई जाती है। तो जो भी डायग्राम आप ये जो ब्लैक लाइंस देख रहे हैं, इन ब्लैक लाइंस को कहते हैं आपके नेफ्रॉन्स, यानी कि वक्राणु, इसको वक्र नलिकाएं भी कहते हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से हो गई। ये जो है आगे, इनका मुख्य कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना। ये आगे क्या है? एक नली बनाती है और उस नलिका को कहते हैं दोस्तों संग्राहक नलिका, है ना। वहां से जो भी यूरिन है यानी कि मूत्र जो है वो यहां आकर के इकट्ठा हो जाता है। और इस वाले पार्ट को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैलिक्स कहते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? कैलिक्स। क्लियर? क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाता है। और आगे बात करें, जब कंप्लीट जो यूरिन है, ये यूरिन इसमें जब बन जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें एक स्ट्रक्चर्स होती है कीप लाइक। कीप समझते हो, है ना? जिसका आगे का भाग छोटा होता है, पीछे की तरफ पतला होता है। ये देखिए, ये इसका आगे का भाग जो है चौड़ा और पीछे का भाग है पतला। तो इस भाग को कहते हैं आपके पेल्विस, जो कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, यहां से एक कीप नुमा जो स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलती है। ये तो इस कीप को कहते हैं हिंदी में आपके वक्रक श्रोणी, और इंग्लिश में कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं इसको रीनल पेल्विस, या आप केवल पेल्विस भी कह सकते हो, राइट। तो अब यहां इंपॉर्टेंट जो चीज है वो गौर करने वाली है, वो आप थोड़ा गौर से सुने। देखिए, होता क्या है कि ये जो पार्ट है जिसको मैं डॉट करके बता रहा हूं, इसको कहते हैं दोस्तों कैलिक्स। और कैलिक्स दोस्तों दो प्रकार का होता है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। लेकिन अपने यहां इसको कमांडिंग बात की हुई है कैलिक्स के रूप में। और जब कैलिक्स आगे जब खुलता है, यानी कि यहां पर आता है ना, तो इस वाले पार्ट को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां कहा जाता है आपके कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं? बर्तनी के स्तंभ। अब इस पीस को क्या कहा जाता है? बर्तनी के स्तंभ। कहां? ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहते हैं बर्तनी के स्तंभ। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दो नाम है। ये हो गया आपके बर्तनी के स्तंभ, सॉरी डक्ट ऑफ बेलेनाई, सॉरी इसको कहते हैं बेलेनाई। बेलेनाई की वाहिनी, सॉरी इसको कहते हैं बेलेनाई की वाहिनी, है ना। कॉलम ऑफ बर्तनी तो ये है, कौन सा? जब मध्यांश और वल्कुट यानी कि मेडुला और कॉर्टेक्स आपस में ऐसे धस जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं बर्तनी के स्तंभ। एक चीज। दूसरा हम बात कर रहे हैं डक्ट ऑफ बेलेनाई, बेलेनाई की वाहिनी। वो किसको कहते हैं दोस्तों? कि रीनल पेल्विस से पहले का जो ये भाग है, इस भाग को कहते हैं आपके बेलेनाई, है ना। क्या कहते हैं? बेलेनाई की वाहिनी, यानी कि डक्ट ऑफ बेलेनाई कहते हैं। तो इस संपूर्ण डायग्राम में दोस्तों, संपूर्ण जो डायग्राम है उसमें ये दो नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के कई एग्जामों में इसको पूछा गया है ना, कि ये जो बर्तनी के स्तंभ है ये कहां पाए जाते हैं और बेलेनाई की जो वाहिनी है ये कहां पाई जाती है। तो आपको क्या है कि दोनों ऑप्शंस को देकर के और जगह को चेंज कर दिया जाएगा और अपने को उसमें सही आंसर जो है वो चूज करना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वल्कुट और मध्यांश आपस में इसमें ओवरलैप करते हैं, है ना, वल्कुट अंदर धस जाता है तो एक कॉलम बनता है, एक गैप बनता है, एक स्तंभ बनता है। उस स्तंभ को कहते हैं बर्तनी के स्तंभ। ठीक है। और जब जो भी कैलिक्स वाला जो भाग है ना, जो भी यूरिन है, ये आगे जब पेल्विस में एंटर करता है तो उससे पहले का जो इलाका है उसको कहते हैं बेलेनाई की वाहिनी। क्या कहते हैं? बेलेनाई की वाहिनी, यानी कि डक्ट ऑफ आपके बेलेनाई। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है वक्र की आंतरिक संरचना आपको समझ में आ रही है ना। तो अब और जो इंपॉर्टेंट है वो और देख लीजिए कि जैसे हमने बात की थी कि ये जो भाग है ना, कौन सा? जहां नेफ्रो जो किडनी जो है ये धमनी से एंटर करती है तो इस भाग को कहते हैं आपके हाइलम।
हाइलम। तो ये एक थर्ड जो इंपॉर्टेंट नाम है वो होता है आपकी हाइलम, राइट। फिर जो है बात करें पेल्विस, कौन सा भाग है? पेल्विस, जिसको श्रोणी भी कहते हैं, वक्रक क्या कहते हैं? वक्रक श्रोणी भी कहते हैं। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वक्रक जो है यानी कि किडनी जो है, किडनी में नेफ्रॉन्स के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र का निर्माण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतना समझें कि नेफ्रॉन्स जो है ये ऐसी काफी नलिकाकार संरचनाएं होती है ना? क्या होती है? काफी एक कुंडली संरचना होती है ना? जिसका एक का जो एक रफ डायग्राम है ताकि आप समझ सकें कि ये है क्या। तो वो जो है वो आपके होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो मुख्य कार्य है वो है मूत्र का निर्माण करना। क्या कार्य है इसका? इसका मुख्य कार्य है मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। और यही कारण है नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, है ना? उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जब किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के द्वारा मूत्र बन जाता है, उन मूत्रों को इस कीपनुमा, है ना, ये जो कीपनुमा जो स्ट्रक्चर है यानी कि पेल्विस, उस पेल्विस से होता हुआ कहां डाल दिया जाता है? मूत्र वाहिनी में डाल दिया जाता है। कहां डाल दिया जाता है दोस्तों? मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी आगे कहां खुलती है दोस्तों? मूत्र वाहिनी आगे कहां खुलती है? मूत्र वाहिनी दोस्तों आपके आगे खुलती है मूत्राशय में। अब मूत्राशय के बारे में सुने। देखिए दोस्तों, मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें आपके विशेष प्रकार की जो पेशियां होती है वो क्या करती है कि जब इसमें यूरिन पूरा भर जाता है ना, तो उसका जो मैसेज है ये हमारी पेशियों के थ्रू ब्रेन में जाता है। देन हमें एहसास होता है कि हमें यूरिन का डिस्चार्ज करना है। देन हम यूरिन को मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से त्याग देते हैं, राइट। तो मूत्र मार्ग के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा कि जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग है ना, तो मूत्र मार्ग मेल के अंदर यानी कि पुरुषों में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर एक लंबा मार्ग होता है ना, जिसको सीसन की सहायता से यानी कि पेनिस की सहायता से शरीर से बाहर मूत्र को त्याग दिया जाता है। और जबकि फीमेल्स में, ये तो हो गया मेल के अंदर, और फीमेल्स में बात करें तो लगभग 5 सेंटीमीटर ये लंबा मार्ग होता है, जिसको योनि के द्वारा, है ना, योनि के द्वारा मूत्र छिद्र होता है, ध्यान रखना, योनि में मूत्र छिद्र होता है, उस मूत्र छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दोस्तों बात की है कि जो उत्सर्जन तंत्र जो है यानी कि जो हमारा चैप्टर है 19 है ना, उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। तो उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं हमने उसको देखा है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर? कौन से प्राणी इनको किस हिसाब से त्याग रहे हैं उनके आधार पर इनको हमने क्लासिफाइड देखा है, यानी कि 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, समूह होते हैं ऐसे जो अमोनिया का उत्सर्जन करें, अमोनोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन करें, यूरियोटैलिक सॉरी, और जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करे उसको यूरिकोटैलिक कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इनमें अमोनिया सबसे ज्यादा पॉइजन वाला होता है, उसके बाद में यूरिया, और देन नंबर आता है आपके यूरिक अम्ल का। तो इन दोनों में अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये इसकी अगर बात करें तो ये जो है 1000 गुना विष यानी कि पॉइजनस होता है इससे यूरिया की तुलना में अमोनिया, राइट। देन हमने देखा कि जो उत्सर्जन तंत्र है वो कैसे बनता है, जिसमें मुख्य अंग के रूप में होता है अपने किडनी और सहायक अंगों के रूप में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। देन हमने
किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चर्चा करी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है, जो टॉपिक है, आपको समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो जो लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों में, परिवारों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।